नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान और राजनीति विज्ञान का अध्याय 5 विधायिका। और आज है भैया लेक्चर नंबर 9 और आज इस लेक्चर के बाद 9 लेक्चर्स, मतलब आज ये हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे सच में आज बहुत खुशी हो रही है कि भैया हमारी एक किताब का 50% जो सिलेबस है वो पूरा खत्म हो जाएगा। हम लोगों ने सबसे पहले क्या करा, हमने सबसे पहले पढ़ा संविधान क्यों और कैसे, फिर हमने पढ़ा मौलिक अधिकारों के बारे में, फिर हमने चुनाव की व्यवस्थाओं को समझा, फिर हमने कार्यपालिका को, फिर विधायिका को समझा। अभी तक हम लोग बहुत कुछ समझ चुके हैं। अब आप बताइएगा आपको भी खुशी हो रही है या नहीं हो रही है? जितनी खुशी मुझे हो रही है उससे ज्यादा हो रही है, कम हो रही है या उतनी ही हो रही है? ठीक है, पर चलिए जानते हैं आज के लेक्चर में क्या पढ़ना है। आज हम लोग पढ़ेंगे संसद स्वयं को कैसे नियंत्रित करती है। आप लोगों ने लास्ट लेक्चर तक ये जाना था कि संसद जो विधायिका है वो कार्यपालिका को कैसे कंट्रोल करती है, कौन कौन से ऐसे साधन है, मीडियम है जिनके द्वारा कार्यपालिका को कंट्रोल किया जा रहा है विधायिका के द्वारा। पर आज का सवाल हमारा थोड़ा सा उल्टा है, थोड़ा सा चेंज है। आज जो चक्कू है ना, जो चक्कू की धार है वो कार्यपालिका के गर्दन पे नहीं है, वो आज खुद की गर्दन पे, मतलब आज संसद पे सवाल उठ रहा है कि वो खुद को कैसे कंट्रोल करती है, वो जानते हैं। देखिए तो संसद स्वयं को कैसे कंट्रोल करती है इसका पहले अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल को लीजिए। एग्जांपल ऐसा है कि आप घर में बड़े हैं, मतलब आपसे छोटा भाई बहन होगा, ठीक है, आप बड़े दीदी हैं, आप बड़े भैया हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप छोटे भाई बहन को तो बहुत अच्छे से कंट्रोल करते हैं। दिया थप्पड़ कान के नीचे, चल पढ़ने बैठ जाओ बेटा, ठीक है पढ़ने बैठ जाओ। वो कह रहा दीदी मैं खेल करके आ जाओ। खेल करके आएगा, पेपर में तो अच्छे नंबर आते नहीं, खेल करके आएगा, बैठ जाओ बेटा पढ़ने। तो आपने क्या उसको तो कंट्रोल कर रहे हो, पर जब सवाल आता है खुद का तो आप खुद को क्या कंट्रोल कर रहे हो क्या? तो यहां पर बस वही बात है कि संसद कार्यपालिका को, विधायिका जो कि एक सरकार का शासन का एक अंग है, वो दूसरे अंग को तो कंट्रोल कर रहा है, पर सवाल ये आता है कि खुद को कैसे कंट्रोल कर रहा है, कर भी रहा है या नहीं कर रहा, और कर रहा है तो वो कैसे कर रहा है। जैसा कि आप अपने छोटे भाई बहन को तो कंट्रोल करते हो, पर आप खुद को कंट्रोल करते हो या नहीं, ये जरूर बताइएगा। बाकी एक एग्जांपल और लीजिएगा। हम दुनिया को बहुत ज्ञान देते हैं कि ऐसा कर दो, ऐसा कर लो, ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, पर जब हम खुद पर आती है तो क्या हम वो काम करते हैं? मतलब हम हमारे माइंड को क्या कंट्रोल कर रहे हैं, क्या हम हमारे मन को कंट्रोल कर रहे हैं? हम दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, उसमें सफल भी हो जाते हैं, पर क्या हम अपने आप को में सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? तो उसी प्रकार से संसद कार्यपालिका को कंट्रोल करने में सफल हुई है, परंतु वो स्वयं को किस प्रकार से नियंत्रित या कंट्रोल करती है, यह आज हम लोगों को जानना है। अब संसद अपने आप को कंट्रोल करना चाहती भी है और करती भी है। और देखिए संसदीय लोकतंत्र की जो सबसे खूबसूरत बात मैं आप लोगों को बताता हूं बच्चों, संसदीय लोकतंत्र में सबसे अच्छी बात यह है, शासन के जो 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जिसमें से हम 2 के बारे में पढ़ चुके हैं, कार्यपालिका, विधायिका के बारे में। ये जो तीनों अंग है ना, इस पे चेक लगा हुआ है। विधायिका को कार्यपालिका चेक कर रहा है, कार्यपालिका को न्यायपालिका, न्यायपालिका को विधायिका। ये पूरा एक सिस्टम चलता आ रहा है, सब एक दूसरे को चेक कर रहे हैं, सब एक दूसरे पर कंट्रोल लगा हुआ है। और इससे क्या होता है, किसी के पास भी इतने ज्यादा शक्तियां, इतना ज्यादा पावर्स नहीं है कि वो पूरे व्यवस्था को, पूरे सिस्टम को क्या कर दे, तानाशाही बना दे या उस सिस्टम को बदल दे। लोकतंत्र है तो वो लोकतंत्र को बनाए रखेगा, लोकतंत्र चलता रहेगा। यही संसदीय लोकतंत्र की सबसे बेहतरीन और खूबसूरत बात है कि हर शासन के अंग पर एक कंट्रोल लगा हुआ है। उसी प्रकार से संसद के ऊपर कंट्रोल है, कार्यपालिका का भी है, न्यायपालिका का भी है। परंतु आज सवाल ये पूछा गया है कि दूसरों का कंट्रोल ही इसका मतलब नहीं है, आप कहां तक अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हो, आप खुद कितना अपने लिए कर पा रहे हो, वो सवाल है कि संसद खुद को कैसे कंट्रोल कर रही है। अब संसद सबसे पहले तो जो अपने आप को कंट्रोल करती है वो बहस के जरिए करती है, डिबेट्स के जरिए कंट्रोल करती है। देखिए मुझे एक बात बताइए, सबसे पहला सवाल ये बताइए कि संसद है क्या? लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। लोकसभा राज्यसभा में कौन है? सदस्य है। तो सदस्य में भाई सरकार भी आ रही है, निजी सदस्य भी आ रहे हैं। अगर कोई निजी सदस्य कुछ गलत कर रहा है तो उसके लिए कहा जाता है कि गलत कर रहा है। कुछ सरकार गलत कर रही है, उस पर आलोचना करी जाती है। डिबेट्स होती हैं, सरकार ने करा, सही करा, उस एरिया के सांसद ने कुछ करा, वो सही करा। तो संसद डिबेट्स के जरिए भी अपने आप को क्या कर रही है, कंट्रोल करती है। इन डिबेट्स, इन बहस के जरिए क्या होता है, कुछ इस प्रकार के कानून निर्माण प्रक्रिया कर दी जाती है जिससे कि कंट्रोल में लाया जा सके। मतलब संविधान ने संसद की स्थापना बताई, लोकसभा राज्यसभा का गठन बताया, फिर ये बात भी कह दी कि संसद के पास
संसद को चलाने के लिए, ठीक है, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको चलाने के लिए खुद के नियम और खुद के कानून कायदा बनाने की इजाजत है। तो संसद ने खुद के कुछ नियम बना रखे कि हाँ भैया इतनी बजे से मीटिंग शुरू होगी, इतनी बजे इस मीटिंग को खत्म कर दिया जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया, वो पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसेसर अपनाने के लिए इन्होंने अपने कानून भी बना रखे हैं। तो इन कानूनों के द्वारा भी वो खुद को क्या कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा मुद्दा जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और अब वापस पढ़ रहे हैं, वो है दल बदल कानून। दल बदल कानून, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है बच्चों एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल निरोधक कानून लगा लीजिएगा। सबसे पहले तो ये समझिए कि दल बदल है क्या। देखिए, दल से तो आप सब जानते ही, पार्टी। दल किसको कहा जाता है, पार्टी को। जब किसी व्यक्ति की एक दल के साथ दाल नहीं गलती तो वो दूसरे दल में चला जाता है, मतलब उस दल से बदल जाता है। मतलब कैसा, ये दल और दाल क्या है इसको समझाइए। दल बदल कहता क्या है, कहता यह है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक उदाहरण लेता हूं कि एक है दीपिका है, ठीक है, दीपिका का उदाहरण ले रहा हूं। दीपिका है, दीपिका ने एक्स जगह से, मतलब एक्स पार्टी से चुनाव लड़ा, एक्स पार्टी से चुनाव लड़ा और दीपिका जीत गई। कौन जीत गई, दीपिका जीत गई। दीपिका एक्स जगह से चुनाव जीत जाती, एक्स पार्टी से टिकट लेती है और चुनाव जीत जाती है। जैसे आज कांग्रेस बीजेपी, वैसे ये कोई एक्स पार्टी है, उसने दीपिका को कैंडिडेट बनाया और दीपिका जीत गई। परंतु जो सरकार बनने के चांसेस थे वो वाई के थे। वाई को कुछ लोगों की जरूरत थी कि कुछ लोग हम में मिल जाए तो हमारी सरकार बन जाए। तो इस वाई पार्टी का जो नेता है वो दीपिका के पास गया और दीपिका के पास जा करके बोला कि दीपिका दीदी आप हमारे साथ जुड़ जाइए। दीपिका दीदी ने बोला, सर मुझे क्या मिलेगा आपसे जुड़ने को, क्यों जुड़ूं मैं, क्यों मेरी एक्स पार्टी को क्यों धोखा दूं और मैं आपके साथ क्यों जुड़ूं। तो यहाँ पर वाई पार्टी का जो प्रेसिडेंट है वो ये कहता है कि दीपिका दीदी अगर आप हमारे साथ जुड़ जाओगे ना तो हम आपको मंत्री बना देंगे, और मंत्री बनाने के बाद तो सोचो कितना ही पावर, पैसा ही पैसा। बोले बात तो सही है। दीपिका दीदी ने सोचा हाँ यार, अगर मैं जुड़ जाऊंगी तो बात तो ठीक है। तो अब दीपिका दीदी ने क्या करा कि पैसों के लालच में आकर करके, पद के लालच में आकर करके क्या करा, अपनी जो पार्टी है वो बदल दी, अपनी पार्टी बदल दी। तो यहां पर दल जो था उस दल को क्या कर दिया गया, बदल दिया गया, पार्टी बदल दी गई। ये जीती इस पार्टी से थी पर चली गई उस पार्टी में, क्यों, सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसों के लिए, कुछ एक बेहतर पद के लिए उसने पार्टी को बदल लिया। अब जब ये दल बदल एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी थी, इसके बारे में हम लोग क्लास 12th में और पढ़ते हैं, क्लास 12th में और पढ़ेंगे। क्लास 12th में मैं आपको एक बात और समझाऊंगा। 1967 के जो चुनाव होते हैं, 1967 जनरल इलेक्शन, सबसे पहले जो भारत में आम चुनाव हुए हैं, जो सबसे पहली बार लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं वो कब हुए थे बच्चों, 1952 में। वैसे 1951 के अक्टूबर से लेकर फरवरी के 1952 तक चले थे, पर वो फरवरी 1952 में खत्म हुए थे, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, 1952 के चुनाव कहते हैं। फिर 5 साल बाद चुनाव होने वाले थे, तो 1952 के बाद 1957 में हुए, 57 के बाद 1962 में हुए और 62 के बाद 1967 में हुए। तो जो 4th जनरल इलेक्शन थे, जो चौथे आम चुनाव थे, 1967 में ही हुए। अब पहले क्या हुआ करता था कि लोकसभा के चुनाव और राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ हुआ करते थे। जब लोग वोट डालने जाया करते थे तो 2 वोट डाला करते थे, एक लोकसभा के लिए, ठीक है, एक सांसद चुनने के लिए और एक अपना विधायक चुनने के लिए। 1967 का वो साल था बच्चों जब कांग्रेस पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी की एब्सेंस में, उनकी गैर उपलब्धि में चुनाव लड़ रही थी। नेहरू जी की मृत्यु हो चुकी थी 1964 में। 1964 में उनकी मृत्यु के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री बनते हैं, फिर इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनती है। आप कह सकते हैं कि नेहरू जी की गैर उपलब्धि में और इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में पहली बार कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी 1967 के। यहां पर कांग्रेस को बहुमत मिल जाता है, कांग्रेस जीत जाती है, नो डाउट। पर कांग्रेस की सीट और कांग्रेस का वोट परसेंटेज वो कम होता है और काफी राज्यों में कांग्रेस को हार का सामना भी करना पड़ता है। जब कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और कुछ राज्य में जब कांग्रेस हार जाती है और कुछ राज्य में विपक्ष के दल मिलकर के गठबंधन की सरकार बनाते हैं, परंतु उनको कुछ लोगों की आवश्यकता होती है, जैसे कि वाई पार्टी को दीपिका दीदी के जैसे लोगों की आवश्यकता थी। तो उन्होंने क्या करा, कांग्रेस के उन लोगों को उठा लिया और बोला आ जाओ विधायकों, तुम हमारे साथ मिल जाओ और हम सरकार बना लेते हैं।
कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं उस समय से दल बदल की शुरुआत हो चुकी थी। दल बदल की शुरुआत हो चुकी है, परंतु यह दल बदल जितना तेजी से बढ़ रहा था उतनी ही तेजी से भारत की राजनीतिक व्यवस्था पे, भारत के लोकतंत्र पे दाग लगा रहा था। और भारत की सभी सरकारें, भारत के सभी प्रधानमंत्री जितने भी आज तक आए, सबकी एक बेहतरीन बात रही कि वो भारत के लोकतंत्र पे लगे हुए दाग को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो चाहते थे कि इस प्रकार की व्यवस्था कभी भी भारतीय लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए, जहां पर पद लालच के लिए लोग अपनी पार्टी को छोड़ दें, ठीक है, अपना ईमान बेच दें। ऐसी व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। इसलिए 1985 का वो दौर आया, राजीव गांधी जी की सरकार थी। राजीव गांधी जी की सरकार ने बोला ये जो दल बदल वाला मामला है इसको बंद करना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा। ये अगर आपकी एक दल में दाल नहीं गलती है तो आप दूसरे दल में जाकर के दाल गलाने लग जाते हो, ये बात सही नहीं है, इसको रोकना पड़ेगा। तो 1985 में आए, भारत के संविधान में संशोधन करा गया और दल बदल कानून लेकर के आया गया। उसके बाद 91वां संविधान संशोधन हुआ। 91वां संविधान संशोधन हुआ वाजपेयी जी के टाइम पे। वाजपेयी जी के टाइम पे संशोधन हुआ तो उसमें थोड़ा सा और सुधार करा गया और कहा गया कि जो भी फैसला होगा वो फाइनली अध्यक्ष का होगा, लोकसभा के जो अध्यक्ष है उनका ही वो फैसला होगा। तो दल बदल कानून पे जब इस प्रकार का कानून बना दिया गया कि आप दल बदल नहीं सकते, आप पार्टी चेंज नहीं कर सकते, तो उससे भी संसद खुद को कंट्रोल कर रही है, खुद को नियंत्रित कर रही है। तो दो प्रकार से, एक तो बहस डिबेट्स के द्वारा और एक थोड़ा सा दल बदल निरोधक कानून काफी हेल्पफुल, काफी यूजफुल रहता है। दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, भारत की राजनीति में एक महत्वपूर्ण कानूनों में से और एक महत्वपूर्ण में से था। परंतु इस दल बदल कानून की कुछ खुद की अपनी सीमाएं थी, कुछ खुद की अपनी कमियां थी। वो कमियां या वो सीमाएं क्या हैं वो अभी हम लोग आगे जानेंगे कि किस प्रकार से दल बदल कानून का भी गलत प्रयोग लोगों ने कर लिया। परंतु पर मैं हमेशा एक बात यही कहता हूं कि कानून इस आधार पर नहीं हटाए जा सकते कि उनका गलत प्रयोग हो रहा है। कभी भी कानून इस आधार पर नहीं हटाए जाते कि उनका गलत प्रयोग हो रहा है। कानून का अगर गलत प्रयोग हो रहा है तो सरकार को इतना सतर्क होना होगा कि उसका गलत प्रयोग ना हो, ना कि उस कानून को ही हटा दिया जाए। उस कानून का अगर 10% लोग गलत प्रयोग कर रहे हैं तो अगर कानून से 90% लोगों को संरक्षण भी मिला हुआ है, सिक्योरिटी भी मिली हुई है, तो वो 90% इंपॉर्टेंट है। 10% के ऊपर सरकार कुछ कार्रवाई करना चाहे तो कर सकती है। दल बदल कानून एक अपने ही अलग ही लेवल का कानून था। इस अलग लेवल के कानून में जो नेता हैं वो किस प्रकार से इस दल बदल कानून का फायदा उठा रहे हैं, इस दल बदल कानून के कारण हमारे भारतीय राजनीति बेहतर और साफ और स्वच्छ हो रही है, वो भी जानेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर, जो कि लेक्चर तो शुरू हो चुका है, किताबी ज्ञान शुरू करते हैं, ठीक है ना। इतनी देर अपना नॉर्मल वाला ज्ञान चल रहा था। और एक चीज मैं हमेशा कहता हूं, पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटी में या 10th तक की सोशल में आप मान लीजिए, 11th-12th में भी आ जाइएगा, सामाजिक विज्ञान के जितने भी विषय हैं, विशेष करके मैं अपने पॉलिटी के लिए कहता हूं कि कोई भी मुद्दा आप उठा लीजिए, आप पार्लियामेंट उठा लीजिए, आप संसद को ले लीजिए, आप कोई दल बदल कानून या कोई सा भी जो भी मुद्दा आपने पढ़ा, उन मुद्दों पर अगर अपने 10-10 लेक्चर बने हैं, 45-45 मिनट के भी मानते हैं, 450 मिनट के अगर लेक्चर्स बने, मैं आपको बता देना चाहता हूं, पॉलिटी या वो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर एक टॉपिक पर 8-8, 10-10 घंटे भी चर्चा हो सकती है। और ऐसे भी हम कभी कर सकते हैं कि हम एक टॉपिक को 2 मिनट में, 5 मिनट में भी खत्म कर दें। हम पूरे चैप्टर्स को 10-15 मिनट में भी खत्म कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत की किताब इतनी मोटी किताब है, परंतु अगर उसको शॉर्ट में ब्रीफ करना हो तो वो कुछ पन्नों पर भी खत्म हो सकती है। तो ये सामाजिक विज्ञान की खूबसूरती है कि उसका जितना विस्तार आप करना चाहोगे वो उतना अपना विस्तार कर लेगा, और जितना आप उसको सिकोड़ना चाहोगे वो अपना सिकोड़ लेगा। परंतु बात होती है परिस्थितियों की। परिस्थितियों की बात का मतलब यह है, जैसे कि मान लीजिए मुझे किसी कार्यक्रम में बुलाया गया अतिथि के तौर पे। वैसे अभी तक मैंने इतने काम करे नहीं है ऐसे कि लोग मुझे अतिथि के तौर पे बुलाएंगे, ठीक है ना। रिश्तेदार ही नहीं बुलाते यार, दूसरों को तो छोड़ो। अतिथि के तौर पे मुझे बुलाया गया और मुझे कहा गया कि सर आपको 2 शब्द कहने हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि वहाँ पर एक कार्यक्रम था कि भारतीय लोकतंत्र के बारे में आप कहिए। तो अब भारतीय लोकतंत्र एक बड़ा विस्तार मुद्दा है, परंतु अब मुझे उन्होंने एक बात पहले ही कान में कह दी थी कि सर 5 मिनट से ज़्यादा मत बोलिएगा, बस 5 मिनट बाद वापस सीट पे आकर के बैठ जाइएगा, नहीं तो फिर वापस हम आपको वहाँ जाकर के बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं उसको 5 मिनट में भी ख़त्म कर दूंगा। और कभी मान लीजिए मुझे किसी एक
कॉलेज में बुलाया गया और कॉलेज में कहीं पे मुझे बुला करके ये कहा गया कि सर आपको स्टूडेंट्स को इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में, भारत के लोकतंत्र के बारे में बताना है, आपके पास फुल टाइम है, ये बच्चे अभी से लेके जब तक आप शाम तक का टाइम आप खींचिए, मैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक भी उस टॉपिक को लेकर के जा सकता हूं। मैं क्या, कोई भी टीचर लेकर के जा सकता है जिनके पास भरपूर ज्ञान होगा। तो मैं सिर्फ इस बात से ये बताना चाहता हूं कि सोशल के, पॉलिटिकल के, इनके टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो 2 मिनट में भी खत्म हो सकते हैं और 200 मिनट में उनके लिए कम पड़ जाए, ठीक है ना। तो एक काफी विस्तार सामाजिक विज्ञान अपना करता है। संसद बहस मुहावस का मंच, ये बात हम लोग लास्ट लेक्चर्स में पढ़ रहे थे कि संसद लोकतंत्र का मंदिर है और उस मंदिर में जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि है वो चुन करके जाते हैं और वो उन प्रतिनिधियों के लिए एक वो प्लेटफॉर्म, एक मंच प्रोवाइड करता है जहां से वो अपने जनता के लिए अधिकारों की मांग कर सकते हैं, उनकी समस्याओं को प्रकट कर सकते हैं, उनकी समस्याओं को बता सकते हैं और उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए सरकार से अरदास कर सकते हैं और सरकार पर दबाव डाल सकते हैं कि सरकार वो काम करे। बहस मुहावस के जरिए ही संसद अपने सभा जरूरी कामों को अंजाम देती है। तो डिबेट्स के द्वारा ही हम लोग ये बात जानते हैं, डिबेट होती है और उन्हीं के द्वारा जितने भी जरूरी काम होते हैं उनको अंजाम देती है। यह सार्थक और अनुशासित ढंग से होना जरूरी है ताकि संसद की कार्रवाई आसानी से चले और उसकी गरिमा बनी रहे। देखिए, डिबेट्स होना कोई गलत बात नहीं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि जैसे मान लीजिए एक आपको टॉपिक दे दिया गया, इंटरनेट टॉपिक दे दिया गया और इसमें कुछ बच्चों को बोला आप पक्ष में बोलिए और कुछ को बोला विपक्ष में बोलिए। पक्ष और विपक्ष में बोलना, अब बोलना है पक्ष में तो बस सारी अच्छाइयां करनी है और विपक्ष में बोलना है सारी बुराइयां करनी है। ये काम आप करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परंतु मुझे एक बात बताइए, अगर वहीं पर आप पक्ष विपक्ष करते हुए उठा कर मारने लग जाओ, दिमाग खराब हो गया तेरा, नेट चलाओगे तुम लोग, हाँ नेट के पक्ष में हो तुम लोग, हाँ नेट के बिना तुम लोग तो बहुत कुछ कर लोगे, नेट से ही पूरा सब कुछ चल रहा है, ये वहां लड़ाई झगड़ा हो जाए, अच्छा थोड़ी लगेगा ना यार। तो फिर वो तो पूरा का पूरा कंपटीशन, सब पूरा माहौल ही खराब हो गया। उसी प्रकार से संसद है, संसद में डिबेट्स होनी चाहिए, विपक्ष के विचारों को भी सुनना चाहिए, सरकार के विचारों को भी सुनना चाहिए, निजी सदस्य के विचारों को भी सुनना चाहिए और मंत्रियों के विचारों को भी सुनना चाहिए। सबके विचारों को बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से सुनना चाहिए और शांतिपूर्ण तरीके से सुनने के लिए यह जरूरी है कि एक अनुशासित ढंग से ये सारे काम हो। कौन से बहस जो डिबेट्स है वो एक अनुशासित ढंग से, एक डिसिप्लिन तरीके से हो और सार्थक रूप में हो। सार्थक रूप का मतलब यह है कि हम उस डिबेट का कुछ ना कुछ एक निष्कर्ष निकाल पाए। लड़ने से कुछ ही नहीं होगा ना, तुम उसको बोल लो तुम उसको बोल लो, कुछ भी मतलब नहीं। दोनों एक दूसरे की सुनो, जो बेस्ट कंक्लूजन निकले वो निकालो। भाई इतनी देर डिबेट करने का कुछ तो अर्थ निकलना चाहिए ना, और वो अर्थ अच्छा ही निकलना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सार्थक। तो सार्थक और अनुशासित ढंग से होना जरूरी है। अनुशासित का मतलब क्या है, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में ऐसा नहीं है वो भी उधर से चिल्ला रहे हैं ये भी इधर से चिल्ला रहे हैं, नहीं नहीं भैया, पहले आप बोलो एक बोलो, हाँ क्या सवाल है आपका, अच्छा ये सवाल, ठीक है अब आप बताइए। ऐसा जैसा कि ऑफलाइन क्लासेस में आप लोग देखते होंगे, ऑफलाइन क्लासेस में क्या होता है, अब सारे बच्चे चिल्लाने लग जाए, सर ये भी बताओ ये भी बताओ ये भी बताओ ये भी बताओ, अरे ऐसे कैसे बताओ, फिर सबको बिठा देंगे, हाँ बेटा पहले आप बोलो क्या सवाल है आपका, ये सवाल है, ठीक है ये बता दे, फिर उससे पूछा ये सवाल है ये बता दे। एक डिसिप्लिन मैनर में चल रहा है, वो डिसिप्लिन मैनर में संसद भी चलनी चाहिए। तो ये अनुशासित ढंग में होना चाहिए ताकि संसद की जो कार्रवाई है, जो संसद का जो कार्य है वो सही रूप से आसानी से चले और उसकी जो गरिमा है वो गरिमा बनी रहे। जो डिग्निटी है, देखिए डिग्निटी या गरिमा का अर्थ क्या होता है, जो मतलब आप कह सकते हैं कि जो संसद की जो रेस्पेक्ट लेवल है ना, वो रेस्पेक्ट लेवल बनी रहनी चाहिए। संसद लोकतंत्र का मंदिर है और मंदिर पर कभी भी कोई गलत दाग नहीं लगना चाहिए। खुद संविधान में संसद की कार्रवाई को सुचारू ढंग से चलने के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। तो संविधान खुद ऐसे प्रावधान करता है जो कि संसद की कार्रवाई को सुचारू का मतलब क्या है, बिल्कुल सही ढंग से चलने के लिए प्रावधान बनाए गए। सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्रवाई के मामले में सर्वोच्च अधिकारी होता है। तो देखिए जो सदन का अध्यक्ष है, सदन का अध्यक्ष लोकसभा में तो अध्यक्ष है और राज्यसभा में कौन है, सभापति। तो जो सदन का अध्यक्ष होगा वो विधायिका की कार्रवाई, विधायिका मतलब संसद, लोकसभा, राज्यसभा, तो उसकी जो कार्रवाई जितना भी उसका काम होगा उसके मामले में सर्वोच्च अधिकारी होगा। मतलब कोई भी डिसीजन लेना होगा वो कौन लेगा, अध्यक्ष या वो सभापति लेगा कि हाँ भैया पहले आप बोलो। अब आप लोगों ने बोल दिया, ठीक है सरकार इस बात का जवाब दे, ये वाला सवाल पूछा, सरकार इस सवाल का जवाब दिया जाए। तो जो अंतिम फैसला होगा, जो सर्वोच्च जो फैसला होगा वो कौन लेगा, अध्यक्ष लेगा, क्योंकि अध्यक्ष ही सर्वोच्च अधिकारी है। एक और तरीके से भी सदन का अध्यक्ष अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। देखिए एक तो ये हो गया, ठीक है कि भाई सुचारू ढंग से चलने के लिए सदन के अध्यक्ष के पास सारी की सारी पावर है। और अब जो सदन का अध्यक्ष है वो सदस्यों के व्यवहार को एक तरीके से और नियंत्रित करता है।
आपने शायद दल बदल निरोधक कानून के बारे में सुना होगा। सुना नहीं है ऐसा बिल्कुल भी मत बोलो सर सुना है, बोला सर हमने पढ़ा है, बहुत ही गौर से, विस्तार से और विस्तृत में जाकर के हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा है। विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी ना किसी दल के टिकट पर चुने जाते हैं, ये बात अपन सभी जानते हैं, ठीक है। कोई बीजेपी से जीत करके जाता है, कोई कांग्रेस से, कोई आम आदमी पार्टी से, बहुत ही कम होते हैं जो निर्दलीय जीत करके जाते हैं, तो वो किसी पार्टी से जीत करके नहीं गए, वो खुद अकेले खड़े हुए और उनको लोगों ने जिता दिया। तो जो अधिकतर जो लोग हैं वो किसी ना किसी पार्टी से, दल से टिकट लेकर के चुनाव जीत करके जाते हैं। यदि चुने जाने के बाद वे अपनी पार्टी छोड़ना चाहे तो क्या होगा? मान लो कि उनको लग रहा है कि नहीं मैंने तो गलत पार्टी से चुनाव लड़ लिए, मुझे तो ये छोड़ना है। देखिए, एक तो बिल्कुल पार्टी आप छोड़ दो वो बात एक अलग है, और एक बिल्कुल आप किसी लालच लोभ में आकर के छोड़ रहे हो, वो बिल्कुल समझ में आ जाता है, वो दिख जाता है, ठीक है। परंतु ऐसा आप कह नहीं सकते किसी व्यक्ति को कि नहीं मैंने तो इस चक्कर में पार्टी छोड़ी, परंतु काफी लोग छोड़ भी देते हैं, तो वो सीन देखते हैं भी आगे क्या है। स्वतंत्रता के काफी समय बाद तक ये समस्या बनी रही। अंततः दलों में इस बात पर आम सहमति बनी कि किसी दल के टिकट पर निर्वाचित विधायक या सांसद को दल बदल करने से रोका जाना चाहिए। तो अब सभी दल इस बात से परेशान हो चुके थे कि भाई हमारी पार्टी से जीतता है और चला किसी और की पार्टी में जाता है, तो अब हमारी पार्टी से जीत करके दूसरे की पार्टी में चला जाता है, तो ये तो गलत बात है। तो ये जो निर्वाचित नेताओं का जो दल बदल है, विधायकों को और सांसदों का जो दल बदल है, इस पर रोक लगनी चाहिए। इसके लिए 1985 में संविधान का 52वां संविधान संशोधन किया गया और दल बदल निरोधक कानून बनाया गया। फिर 91 में संविधान संशोधन द्वारा दोबारा संशोधित किया गया और सदन का अध्यक्ष दल बदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय लेता है, और जो सदन का अध्यक्ष है वो दल बदल से संबंधित विवादों पर अंतिम निर्णय लेता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आप और समझिएगा, मामला कुछ ऐसा है, सदन का जो अध्यक्ष बनेगा, लोकसभा का जो अध्यक्ष बनेगा, वो कौन बनेगा? जिस पार्टी को मेजोरिटी मिली है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, अब भी मेजोरिटी में कौन है? 303 के साथ बीजेपी है, बीजेपी मेजोरिटी में। अब सदन का अध्यक्ष उन 545 लोगों में से ही कोई बनता है, तो 545 लोग वोटिंग कर देते कि हाँ भैया हाँ ये बनना चाहिए। बीजेपी ने अपना कैंडिडेट उतारा, दूसरी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा, तो अब साफ दिख रहा है बीजेपी के 303 लोग वोट करेंगे हाँ भैया इनको जिता दो, वो बन गया। अब यहाँ पे जैसे आज के मौजूदा दौर में ओम बिरला जी हमारे अध्यक्ष हैं, लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। तो यहां से आपको क्लियर क्या करना है कि जिस पार्टी का बहुमत होगा उसी के ही अध्यक्ष होंगे। अब एक उदाहरण अपन लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक्स वाई और जेड पार्टी है, इस पार्टी का बहुमत है, इस पार्टी का क्या है? बहुमत है, और इस पार्टी ने क्या करा? मुझे मनीष को क्या कर दिया? अध्यक्ष बना दिया, मनीष को अध्यक्ष बना दिया। अब है ना, कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लो कि हमारी, जैसे कोई भी व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति है जो क्या है हमारी पार्टी में मिलना चाहते हैं, एक्स वाई जेड पार्टी में मिलना चाहते हैं। अब एक्स वाई जेड पार्टी का जो बड़ा नेता उसने मुझे बोला देख ये दल बदल कर रहे हैं, परंतु इस दल बदल को सही और गलत जो साबित करने की सारी पावर है ना मनीष, वो तेरे हाथ में, वो तेरे हाथ में है। क्योंकि संविधान ये कहता है कि अंतिम जो निर्णय होगा वो किसका होगा? अध्यक्ष का होगा, सदन का जो अध्यक्ष है उसका होगा, तो सारी की सारी पावर तेरे हाथ में। तो तुझे यह साबित करना है पूरी सदन को कि दल बदल नहीं था, ये दल बदल नहीं था। बोले कैसे दल बदल नहीं था? बोले बस यही साबित करना है कि दल बदल नहीं था। तो मतलब मैं यहां से ये कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी का बहुमत होगा उसी के हिसाब से ही दल बदल चलता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इन्होंने बदल लिया, अगर ये इस पार्टी में जुड़ रहे हैं तो हाँ कोई दल बदल नहीं जुड़ सकता है, ऐसे तो ये दल बदल नहीं है, ये किसी लालच के लोभ में नहीं है, ऐसा नहीं, तो बाकी पार्टी छोड़ करके जुड़ रहे हैं ऐसा, ठीक है। और कभी मान लीजिए ये दो व्यक्ति इस पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो ये बोल देगा, मैं बोल दूंगा कि भैया दल बदल कानून है, इनकी क्या करो, जो सदस्यता है वो रद्द कर दो, ये एमपी नहीं है, ये एमएलए नहीं है, आज से छुट्टी कर दो इनकी, ऐसा। तो एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, जिस पार्टी का बहुमत होगा उस पार्टी के अनुसार ही सब कुछ चलता है। दूसरी एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, रियल उदाहरण दे रहा हूँ, राजस्थान की विधानसभा का दे रहा हूँ। राजस्थान की विधानसभा में 6 बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे, 6 बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे, 6 बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे। कांग्रेस में सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे और अशोक गहलोत जी को जादूगर कहा जाता है। तो अशोक गहलोत जी ने इन 6 के 6 सदस्यों को कांग्रेस में मिला लिया, कांग्रेस में मिला लिया। अब जब बात उठी कि दल बदल है ये, तो ये बात कही गई कि दल बदल नहीं है, ये दल के सारे लोग ही बदल चुके हैं। बोले मतलब
बोले इन 6 में से 1 बदलता 2 बदलता तो भी मानते, ये तो 6 के 6 मतलब पूरी की पूरी पार्टी ही कांग्रेस में मिल चुकी है भाई, पूरी की पूरी पार्टी ही कांग्रेस में मिल चुकी है। 1 2 3 मिलते तो ठीक है, ये तो 6 के 6 जितने थे वो सारे के सारे मिल गए, तो दल बदल नहीं है। मतलब ऑलमोस्ट जब पूरी पार्टी की पार्टी मिल जाए तो वो भी दल बदल के में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो थोड़े से नियम बहुत ज्यादा है और उनको लागू सही तरीके से होता रहे तो बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी दल बदल कानून, निरोधक कानून आने के बाद काफी हद तक इस पर रोक लगी है कि नहीं बदलते हैं पार्टियां और सही तरीके से लोकतंत्र को चलाया जा रहा है। यदि यह सिद्ध हो जाए कि किसी सदस्य ने दल बदल किया है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाती है। अगर यह सिद्ध हो जाए कि भाई उस सदस्य ने दल बदल कानून का तोड़ा है और दल बदला है तो उसकी क्या है, जो सदन की सदस्यता है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। मतलब वो लोकसभा का अगर सदस्य होगा, सांसद होगा तो वो सांसद नहीं रहेगा, किसी राज्यों की विधानसभा का विधायक होगा तो वो विधायक नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त ऐसे दल बदल लोगों को किसी भी राजनीतिक पद जैसे मंत्री के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। और अगर आपने कोई दल बदल कर रखा है और करा है और आपने प्रूफ हो जाता है कि आपने दल बदल कानून को तोड़ा है तो आपका कोई राजनीतिक पद है जैसे मंत्री यंत्री है तो आप उसके लिए भी क्या हो जाएंगे, अयोग्य हो जाएंगे, मतलब मंत्री यंत्री भी नहीं बन सकते। वो तो सीधा सा लॉजिक है कि अगर आप सांसद नहीं हो, अगर आप विधायक नहीं हो तो आप मंत्री भी नहीं बन सकते। वो एक अलग बात है, 6 महीने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अलग मुद्दा है, ठीक है, पर बाकी तो आप वैसे मंत्री बन के रह ही नहीं सकते हो तो ठीक है, तो वो मंत्री के लिए भी अयोग्य हो जाता है। चलिए तो भैया आज हमारा जो विधायिका है वो भी पूरा कंप्लीट होता है, 9 लेक्चर्स में मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना। अब हम लोग नए अध्याय की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, नए अध्याय में आप कौन सा शुरू करेंगे वो आप लोगों को कल पता चल जाएगा और वो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, हर बच्चे तक इसको पहुंचाइए। आसान भाषा में मैं पढ़ा रहा हूँ, उस आसान भाषा को सब बच्चे समझ पाएँ और जो यूपीएससी का हमने सपना एक साथ संजोया वो सपने को हम लोग पूरा कर पाएँ। इसी उम्मीदों के साथ आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।